Hello friends, welcome to my channel Commerce Wadi. Today we are going to continue our third chapter of economics, demand and elasticity of demand. इसका मैंने हाफ चैप्टर आपको पहले पार्ट में पढ़ा दिया था. आज हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. देखिए, यदि आपको ये सिंगल आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का तो भी आप लिख पाएंगे, चेंज इन डिमांड आता है तो भी आप लिख पाएंगे यदि आप डिफरेंस पढ़ लेते हैं तो. और यदि डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस पढ़ लेंगे तो मतलब एक चीज़ से आपके 3 आंसर्स तैयार हो जाते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. देखिए, यदि किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड में फ़र्क आता है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. सिर्फ प्राइस चेंज होने से यदि चेंज आता है डिमांड में, सिर्फ प्राइस, बाकी कोई भी फैक्टर्स नहीं, तो उसे हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और चेंज इन डिमांड क्या होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस. मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, हैबिट एंड फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस एंड सो ऑन, जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे उनके चेंज होने से यदि कोई चेंज आता है डिमांड में एक्सेप्ट प्राइस को छोड़ के, तो उसे हम कहेंगे चेंज इन डिमांड. अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड. ये जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ये लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड है. क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में यही कहता है कि यदि प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और यदि प्राइस कम होता है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है. तो इसीलिए ये बेस्ड है लॉ ऑफ डिमांड में. पर जो चेंज इन डिमांड है वो लॉ ऑफ डिमांड में बेस्ड नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइस चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से हम इसे कहते हैं चेंज इन डिमांड. फिर थर्ड पॉइंट इज इट रिजल्ट्स इन मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व. यदि हमारी प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज होती है तो इसमें क्या होगा? मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व में मूवमेंट होगा. पर यदि चेंज होती है डिमांड अदर फैक्टर्स के कारण तो उससे क्या होगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा. व्हेन डिमांड राइजेज इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस, यदि प्राइस फॉल होता है और उससे डिमांड बढ़ जाती है, यदि डिमांड इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्सटेंशन. और यदि डिमांड फॉल होती है प्राइस चेंज होने से तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन. फिर चेंज इन डिमांड में क्या है? यदि डिमांड राइज होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड. डिमांड राइज हो रही है तो इंक्रीज इन डिमांड, और यदि डिमांड फॉल होती है अदर फैक्टर्स के चेंज होने से तो डिक्रीज इन डिमांड. अब देखिए, ये जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, इससे क्या होता है? मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व होता है. और यदि इंक्रीज और डिक्रीज होता है चेंज इन डिमांड में तो इससे क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है. तो जो एक्सटेंशन है उसका मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट. देखिए, मैंने एरो भी बनाया है नीचे, जो मैंने एग्जांपल बनाया है उसमें देखिए एक्सटेंशन मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट. जो कर्व है मतलब जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगी? नीचे की तरफ जाएगी, डाउनवर्ड मूवमेंट. और यदि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ जाएगी. यदि इंक्रीज होता है तो अपवर्ड शिफ्ट, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा. और यदि डिक्रीज होता है तो इनवर्ड शिफ्ट, मतलब अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा. तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. फिर हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितना इलास्टिक है डिमांड. यदि डिमांड ज़्यादा चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक. और यदि डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं इन इलास्टिक. देखिए, जैसे कि कोई ऐसा कमोडिटी है जिसके जो कि इलास्टिक है, मतलब उसकी प्राइस चेंज होने से उस डिमांड में बहुत फ़र्क जाता है उस कमोडिटी की डिमांड में. फॉर एग्जांपल जैसे हमने कॉफ़ी ले लिया, यदि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग टी पे चले जाएंगे, या यदि टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग कॉफ़ी पे जाएंगे. तो मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जो डिमांड है इसकी वो इलास्टिक है, मतलब चेंज हो सकती है. पर यदि राइस का या वीट का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या उसे ख़रीदना बंद कर देंगे? नहीं. तो इसकी डिमांड क्या है? इन इलास्टिक है, मतलब इसमें चेंज नहीं होता है. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना फ़र्क पड़ रहा है. The extent to which the quantity demanded for a commodity changes in response to change in its price, it is called as elasticity of demand. In other words, it is the responsiveness of demand to change in price. मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस.
ये हमारा सिंपल फार्मूला होता है। इसके अलावा हमारा एक और फार्मूला होता है, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, पहले यदि हमको परसेंटेज गिवन हुआ है तो हम ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे, पर यदि हमको परसेंटेज गिवन नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो हम ट्राइंगल Q अपॉन Q इंटू 100 होल अपॉन ट्राइंगल P अपॉन P इंटू 100, इससे क्या निकालेंगे, हम दोनों का परसेंटेज निकालेंगे। और यदि हम ऐसे करके हम भी कर सकते हैं कि परसेंटेज निकाल के उसके बाद डिवाइड कर दें, या फिर हमने इस फॉर्मूले को सॉल्व करके एक नया फार्मूला बनाया। 100 से 100 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, ट्राइंगल Q अपॉन Q होल अपॉन ट्राइंगल P अपॉन P। तो यदि हमने ट्राइंगल P अपॉन P को ऊपर लेके आ गए, अभी डिवाइड में था, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ट्राइंगल Q अपॉन Q इंटू P अपॉन ट्राइंगल P, ये हमारा फार्मूला बन गया। यदि हम परसेंटेज वाला फार्मूला, ऊपर वाला फार्मूला ना लगाएं, डायरेक्ट हम ट्राइंगल Q अपॉन Q इंटू P अपॉन ट्राइंगल P वाला फार्मूला लगाएं तो इससे भी हमारा आंसर सही आएगा। तो इसमें हमारा Q का मतलब क्या होता है, इनिशियल क्वांटिटी, मतलब इस स्टार्टिंग में पहले हमारे प्राइस कितना था, क्वांटिटी कितनी थी, और प्राइस का मतलब इनिशियल प्राइस कितना था, और ट्राइंगल Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है। ट्राइंगल P का मतलब चेंज इन प्राइस कितना चेंज हो रहा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मिल्क का प्राइस था 20 रुपीज़ पर लीटर, तो आप लेते थे 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, और यदि प्राइस बढ़ गया 22 रुपीज़ हो गया, और जो आपका जो क्वांटिटी आपने क्या कर दी, आपने 4 लीटर्स की जगह 3 लीटर्स कर दी, तो आपका जो इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, आप कितना लेते थे, 4 लीटर्स लेते थे। तो आपकी इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, Q कितना हो जाएगा, 4 लीटर्स, और आपका इनिशियल प्राइस क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़, क्योंकि पहले 20 रुपीज़ था तब 4 लीटर्स लेते थे। अब चेंज इन क्वांटिटी कितना है, आपने कितना चेंज किया, 1 लीटर्स, मतलब 3 पे चले गए, तो 1 लीटर्स क्या हो गया, आपने अलग कर दिया, तो 1 लीटर्स क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी हो गया। और प्राइस कितना चेंज हुआ, 2 रुपीज़ बढ़ गया, तो चेंज इन प्राइस कितना आएगा, 2 रुपीज़ आएगा। तो ये हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसकी फॉर्मूला। अब हम देखते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी 5 डिग्रीज होती हैं, तो हम उसको एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट इज़ यूनिट और यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इसमें क्या होता है, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। देखिए, जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि प्राइस 20 रुपीज़ से चेंज हो रहा है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी 20 ही चेंज हो रही है, मतलब 20 यूनिट्स चेंज हो रही है, दोनों जो है वो 20 चेंज हो रहा है। या परसेंटेज ले लेते हैं, 20% से प्राइस चेंज हो रहा है, 20% से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यूनिट आएगा 1, तो हमारा क्या आएगा आंसर, यूनिटरी इलास्टिक हम इसको कहेंगे, क्योंकि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। और जिससे डिमांड कर्व क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। देखिए मैंने नीचे एग्जाम्पल पे बनाया है। देन सेकेंड इज रिलेटिवली इलास्टिक और मोर देन यूनिट इलास्टिक। अब इसमें क्या होता है, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज रिलेटिवली हायर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यदि जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज है वो ज़्यादा है और जो प्राइस चेंज है वो कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 20% से चेंज हो रहा है और जो हमारा प्राइस है वो 10% से चेंज हो रहा है, तो जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या आएगी, 2 आएगी, मतलब मोर देन 1। यदि 1 से ज़्यादा आ रही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा मोर देन 1 है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक या मोर देन यूनिट इलास्टिक। तो इसमें जो कर्व है वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा बट फ्लैटर। फ्लैटर मतलब क्या होता है, देखिए एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा है और वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा नीचे है, कम है, तो इसे हम कहते हैं फ्लैटर कर्व। तो हमारा जो रिलेटिवली इलास्टिक है या मोर देन यूनिट इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होता है और जिसका कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बट फ्लैटर बनता है। थर्ड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड लेस देन यूनिट इलास्टिक। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज रिलेटिवली लो इन कंपैरिजन टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यदि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम चेंज हो रहा है और जो प्राइस है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिमांडेड 10% से चेंज हो रहा है, प्राइस जो है वो 20% से चेंज हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.5, मतलब लेस देन 1 आएगा। यदि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो इसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बट स्टीपर बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टीपर कैसा है, ये जो यहाँ पे वाई एक्सिस है उसमें ज़्यादा और एक्स एक्सिस में थोड़ा कम है, तो ये हमारा क्या होता है, स्टीपर होता है। तो ये हमारा हो गया रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। अब देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है,
When quantity demanded for a commodity does not change at all even when there is change in price, यदि प्राइस की चेंज होने से भी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, जैसे राइस का प्राइस बढ़ गया पर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी क्योंकि वो नेसेसरीज ऑफ लाइफ है, तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे उसे। तो इससे क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कितनी हो रही है 0%, और जो प्राइस है वो 20% से चेंज हुआ, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 आ रही है, तो इससे क्या होगा हमारा कर्व बनेगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, हाईली फ्लेक्सिबल है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है पर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा इन्फिनिटी आएगा। यदि आप किसी भी चीज़ को आप जैसे ऊपर 20 रखेंगे और डिवाइडेड बाय 0 करेंगे उसे, तो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा या एरर आएगा या नो आंसर आएगा। तो ये क्या होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या आएगा हमारा इन्फिनिटी आएगा। तो इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। तो ये हमारे हैं 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे पॉइंट्स हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी, अब नेचर ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है कि उस क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी क्या होगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेसेसरीज ऑफ लाइफ है राइस व्हीट, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो इसके प्राइस के चेंज आने से डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैसे होगी इसकी डिमांड इनइलास्टिक डिमांड होगी। पर यदि प्रीशियस स्टोन्स ऐसी कुछ चीज़ें हैं या लग्जूरियस चीज़ें हैं कि उनके प्राइस बढ़ जाने से इंसान क्या करेगा चेंज कर लेगा, उसकी जगह तो कोई दूसरी चीज़ ले लेगा, तो उससे क्या होगा उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक रहेगी। फिर सेकंड पॉइंट इज़ कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है। यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो दूसरी चीज़ें भी खरीद सकता है, कोई लग्जूरियस चीज़ें भी खरीद सकता है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। पर तो मतलब उसकी डिमांड क्या हो जाएगी इलास्टिक हो जाएगी किसी दूसरी चीज़ की डिमांड। और यदि उसके जो इनकम है वो कम हो जाती है तो वो क्या करेगा वो कई चीज़ें नहीं खरीद पाएगा, जो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है मतलब एरिया वाइज किसके पास मतलब किस एरिया में, जैसे कि विलेज एरिया वहाँ पे लोगों की इनकम कम होती है और सिटीज़ एरिया जहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से भी डिमांड में चेंज आता है कि जहाँ पे किसी की इनकम कम है तो वहाँ पे हाईली जैसे ज्वेलरी शोरूम ये सब तो नहीं खोल सकते विलेज एरिया में, क्योंकि वहाँ पे कोई खरीदेगा नहीं, उनकी इतनी इनकम ही नहीं है, तो उस हिसाब से भी डिमांड चेंज होती है। फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस से तो सबसे मेन है ये हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस से भी डिमांड चेंज होती है। ये तो हमने अभी पढ़ा ही कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंगो जो था वो 20 रुपीज़ का था, पर उसकी जो प्राइस है वो बढ़ के 30 रुपीज़ हो गए, तो लोग क्या खरीदेंगे मैंगो की जगह कोई दूसरा फ्रूट खरीदने लगेंगे, तो क्या होगी इसकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। तो प्राइस से भी हमारी डिमांड में चेंज आता है। फिर हैबिट, अब क्या होता है लोगों की हैबिट होती है, कई लोगों को होता है कि कॉफ़ी ही पीना है हमें, टी नहीं चाहिए हमको, तो क्या होगा यदि उसका प्राइस चेंज होता है तो भी उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी, तो इससे क्या होगी उसकी डिमांड क्या होगी इनइलास्टिक होगी, क्योंकि उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी प्राइस की चेंज। तो लोगों के हैबिट से भी जो है जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी है वो भी चेंज होता है या डिमांड चेंज होता है। फिर टाइम कैसे होता है, जैसे कि विंटर सीज़न है तो विंटर के टाइम पे लोगों की डिमांड क्या रहेगी विंटर वेयर्स की, तब समर वेयर खरीदने तो कोई नहीं जाएगा, तो समर वेयर की डिमांड ही नहीं रहेगी, और जो विंटर वेयर है उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, भले उसका प्राइस ज़्यादा हो पर लोग खरीदेंगे क्योंकि उस समय लोगों को ज़रूरत रहती है उसकी, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी इनइलास्टिक, क्योंकि लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। पर समर वेयर्स की तो कोई डिमांड ही नहीं रहेगी, भले वो चीप हो उसके प्राइस कम हो लेकिन उसकी डिमांड नहीं रहेगी। फिर प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, अब प्रपोर्शन ऑफ इनकम लोग कितना अपनी कमोडिटी पे कितने इनकम का परसेंटेज खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आप अपना 20% ऑफ इनकम आप अपनी नेसेसरीज ऑफ लाइफ मतलब किराने का सामान या राइस वीट और ये सारी चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, सब्जी में फ्रूट्स वेजिटेबल्स में खर्च कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी डिमांड में फ़र्क पड़ता है। जैसे कि यदि उसका भी प्राइस बढ़ेगा पर आप उसे तो खरीदेंगे, आपका उतना प्रपोर्शन तो उसमें जाएगा ही। यदि आपकी इनकम चेंज भी होती है, यदि आपकी इनकम कम भी हो जाएगी पर आप वो चीज़ें तो खरीदेंगे ही ना, क्योंकि वो तो ज़रूरी हैं, तो उसकी डिमांड में आपकी इनकम के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उतना प्रपोर्शन उन चीज़ों में आप लगाएंगे ही लगाएंगे। द पॉसिबिलिटी ऑफ
सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि यदि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग कॉफ़ी, जैसे कई लोग रहता है कि उनको ये ज़रूरी नहीं है कि उनको कॉफ़ी पीना है या टी ही पीना है। यदि उनको, मान लीजिए कि हम ब्लैक टी या ग्रीन टी की बात करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ब्लैक टी पीते हैं, कई लोग ग्रीन टी पीते होंगे। तो यदि जो ब्लैक टी है उसका प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट होकर ग्रीन टी में जाएंगे, या ग्रीन टी का प्राइस बढ़ गया तो ब्लैक टी में चले जाएंगे। तो उसमें क्या है, सब्स्टिट्यूट है उसका, तो लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। यदि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो लोग दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, तो इसकी डिमांड इलास्टिक है। पर यदि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, राइस व्हीट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक, मतलब चेंज नहीं हो सकती। फिर है जॉइंट डिमांड और कंपनसेटरी गुड्स। देखिए जॉइंट डिमांड और कंपनसेटरी गुड्स क्या होता है, जैसे कि कार और पेट्रोल, या व्हीकल और पेट्रोल की बात करते हैं हम। तो किसी भी व्हीकल में यदि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो देखिए जो पेट्रोल व्हीकल है उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चल जाएंगे। यदि पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, जो पेट्रोल व्हीकल है उसमें चले जाएंगे। तो क्या होता है कि एक के प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड में भी फ़र्क पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं जॉइंट डिमांड और कंपनसेटरी गुड्स, मतलब दूसरे गुड्स जो उसके साथ चल रहा है उसका भी डिमांड में फ़र्क आता है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को कितना पोस्टपोन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना का टाइम चल रहा है और किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़रूरत है, अब उसका प्राइस बहुत हाई है, तो क्या ऐसा कहेंगे कि नहीं इसको मर जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, अपन ऑक्सीजन सिलेंडर का प्राइस ज़्यादा है, नहीं लेते, रहने देते। तो आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। तो यदि आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपकी ज़रूरत है वो। लेकिन यदि ऐसा है कि कार लेने वाले थे पर कोरोना का टाइम चल रहा है तो अभी आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप पोस्टपोन कर सकते हैं उसे, कि हम चलो बाद में ले लेंगे, उतनी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये क्या होता है कि ज़रूरत के हिसाब से भी रहता है कि हमारी डिमांड कितनी रहेगी। कि ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा थी पर कार की नहीं थी, क्योंकि लोगों को इतना ज़रूरत नहीं। तो ये होता है कि लोग कितना पोस्टपोन कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट भी मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। और यदि आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आप ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी सिलेबस या कोई भी ऐसा चैप्टर चाहते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको ज़रूर उसका पे वीडियो बना के दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।